नीतीश कुमार को अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, लेकिन फंस तो गया ना, क्योंकि अंतिम चक्रव्यूह नहीं तोड़ पा रहा था। दोष उसमें अभिमन्यु का नहीं था, उसके ज्ञान का था। नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, फोटो भी खिंचवाया और ये फोटो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ। भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी को भ्रम में रख करके और इंडिया गठबंधन के नेताओं की मदद कर रहे हैं। ममता बनर्जी की हम अभी और भी नाम बताएंगे और सभी नाम चौंकाने वाले हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी का सीधा सीधा संबंध, नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आपने हेडलाइन देख लिया होगा और जो कहानी आप समझ रहे होंगे, उस कहानी और इस हेडलाइन के पीछे की जो कड़ियों को जोड़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको चौंकाने वाली भी हैं। हम ये बातें क्यों कह रहे हैं कि आखिर G20 जो शुरू हुआ था, जिसकी तैयारियां शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बहुत ज्यादा हिस्सेदारी ले रहे थे, एक एक चीज का अपने से मुआयना कर रहे थे, जबकि सारा फोकस जो था 2024 पर था। तो ये G20 भी एक तरह से आप मान के चलिए कि वो बात थी जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भारत में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर भारत के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में और नरेंद्र मोदी के बारे में जो परसेप्शन है वो कहीं से उचित नहीं है। अब आप समझ रहे हो कि ये क्या बात है। तो ये वही बात है कि कई अपने विरोधियों को एक जगह जुटा करके नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने यह स्थापित कर दिया कि भारत में राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत किसी से भी कोई रंजिश नहीं है। नीतीश कुमार को, हेमंत सोरेन को अपने बगल में खड़ा करके नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने यह संदेश दे दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है हिंदुस्तान में, किसी पर कोई टारगेट नहीं होता है। लेकिन अब इसके आगे की कहानी बड़ा ही दिलचस्प, रोचक और भयंकर है। अब आप कहिएगा कि ये तीनों चीजें कैसे हो सकती हैं, तो हम आपको बताते हैं। इस कहानी का जो सबसे रोचक पक्ष है वो ये है कि जो बार बार आप सुनते होंगे केंद्र की सरकार का तोता, वो तोता एक्शन में नजर आने लगा है और उसके लिए टाइम फ्रेम भी तय कर लिया गया है कि इतने समय में ये तोता कहीं ना कहीं अपना चोंच जो है वो मारेगा। यहां से आगे बढ़िए। इस कहानी से डर की बात जो मैं बता रहा हूं, वो डर उन लोगों को होगा जो लोग इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं और जिन पर पैनी नजर भारतीय जनता पार्टी की है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अब तैयारियां शुरू हो गई है। G20 खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का M2024 शुरू हो गया है, यानी मिशन 2024। इस मिशन में क्या है, तो इस मिशन में है कि सबसे पहले जो विरोध में स्वर उठ रहे हैं उन स्वर को प्रेम से दबाया जाए, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा करके इसे दबाया जाए कि 2024 में प्रतिद्वंदी कमजोर हो और मैच फाइनली जीत लिया जाए। मैच शुरू होने से पहले ही इसकी तैयारी में लग गई है। आपने देखा होगा कि कोई भी मैच होता है तो पहले शैडो फाइटिंग होता है, हमारा ये पक्ष मजबूत है, हमारा वो पक्ष मजबूत है। दोनों टीमें जो फाइनल में पहुंचने वाली हैं वो करती हैं और इसका फायदा फाइनल मैच के दिन भी देखने को मिलता है। लेकिन खैर, अब G20 खत्म होने के बाद जो M2024 है उसके लिए क्या तैयारियां हैं, तो उन तैयारियों में सबसे बड़ी तैयारी, एक तरफ जहां जो काम न नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, न JP नड्डा कर सकते हैं, न अमित शाह के बस में है, वो काम एक शख्स करने के लिए तैयार है और वो ED के चीफ हैं संजय मिश्रा। नाम आपने सुना होगा, काफी चर्चा में भी हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इसी महीने की 15 तारीख को, माने मिड मंथ में उनका रिटायर्ड होना, जबरिया रिटायर किया जाना तय है और ये कोर्ट के निर्देश के द्वारा संभव है। लेकिन उससे पहले इंतजार किस बात का हो रहा था, तो G20 का इंतजार हो रहा था, इंडिया गठबंधन के स्वरूप का इंतजार हो रहा था। और ये दोनों चीजें होने के बाद लगभग 1 दर्जन राजनीतिक दल के नेता, बड़े नेता और इसके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री, आधा दर्जन के आसपास राजनीतिक दल के सुप्रीमो टारगेट पर हैं और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं,
खाना खाते हैं तो जूठा वहां जरूर गिर जाता है, और आपकी गलती वही है। उस जूठा को भी आपको इतना बारीकी से उठाना था कि ये पता ही नहीं चले कि ये जूठा है। लालू प्रसाद चारा घोटाला में फंसे तो अकेले नहीं थे, सैकड़ों लोग इस घोटाले में अभियुक्त बनाए गए थे, कई लोगों को सजा हुई, कई लोग मर गए। लालू प्रसाद भी उसी के सजा के तहत आज चारा घोटाला के मुजरिम हैं। यानी लालू प्रसाद के कार्यकाल में जो हुआ उसमें लालू अकेले नहीं थे, लेकिन दोष लालू का भी था क्योंकि वह मुखिया थे। अब आपको हम बताते हैं कि संजय मिश्रा का प्लान क्या है और इसको करने के लिए पूरी छूट क्यों दी गई है। उनके पास समय मात्र 15 सितंबर तक का है। 15, 16, 17 सितंबर से पहले यह सारा खेल कर लिया जाएगा। आपको पता है 18 से 22 तक विशेष सत्र बुलाया गया है, और इससे पहले 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आपको नजर आई होंगी। नजर यह आया होगा कि इंडिया गठबंधन के कई घटक दल हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, फोटो भी खिंचवाया, और ये फोटो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ। इसके पीछे सिर्फ ये नहीं था कि ये लोग वहां पहुंचे थे, ये था कि संदेश क्या जाता है। संदेश जो देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी चला गया, और इन नेताओं को भी अब राहत की सांस कुछ मिली है। इसमें से अगर बात करें तो कई नेता टारगेट पर हैं, और टारगेट पर सबसे पहले हेमंत सोरेन की तस्वीर आपने देखी होगी, जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। हमने आपको कल भी बताया था कि हेमंत सोरेन का नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े होना कहानी कुछ और कह रहा है। इसमें 2 बातें हमने आपको बताई थी जो अब लगभग क्लियर हो गई है कि हेमंत सोरेन लालू प्रसाद के कहने पर नीतीश कुमार की रेकी कर रहे थे कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या बात होती है। लेकिन यह बात थोड़ी हल्की थी। असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब हेमंत सोरेन नाता तोड़ लें उस इंडिया गठबंधन से, और अपने राज्य में 2024 से पहले वो एक सरकार बनाए जो सरकार एनडीए सरकार के नाम से जानी जाए। आप समझ रहे हो कि बात कहां पहुंच रही है। यानी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहें, लेकिन उन्हें अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के साथ शेयर करनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लिस्ट लंबी तैयार है। कभी भी कई समन हो चुके हैं। उस समन के बाद आपको बता दें कि लगातार अगस्त में 2 समन उनको भेजे गए थे, काफी परेशान थे। ईडी ने उनको बुला करके पूछा भी था, सीबीआई उन पर लगी हुई है, इसके अलावा आईटी का रेड पड़ रहा है। ये सारी बातें होने के बाद जब ये बैठक शुरू हो रही थी, उसके ठीक पहले एक और समन हेमंत सोरेन को भेजा गया, जो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को डायरेक्ट एकदम प्रधानमंत्री के बगल में और नीतीश कुमार के बीच में खड़ा रख रहा है। इसका मतलब है कि बीच में नीतीश का होना कहानी क्या कह रहा है, आप समझदार हैं, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आगे की कहानी अब बताते हैं आपको। ये पहला टारगेट है। इसके अलावे टारगेट पर और भी कई लोग हैं। उद्धव ठाकरे, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो महाराष्ट्र की स्थिति है, वहां भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में है, और उद्धव ठाकरे यदि उस खेमे का हिस्सा होते हैं तो सिंपैथी के साथ साथ और कई चीजें सामने आ सकती है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की 42 सीटों में से डैमेज हो सकती है। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन मेन टारगेट हैं, और हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द भी वो दायरा फैल गया है जिसमें संजय मिश्रा के द्वारा फाइलें निकाल ली गई हैं और समन जारी किए जा रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले। और इंडिया गठबंधन से एक और बड़े नेता टारगेट पर है, जिनका नाम हमने आपको बता दिया। इसके आगे महाराष्ट्र की यात्रा पर अभी रहते हैं हम, और बात करते हैं शरद पवार की। शरद पवार के साथ भी स्थिति यही है कि शरद पवार भले ही उनकी पार्टी बिखर गई हो, उद्धव ठाकरे की तरह उनकी भी पार्टी 2 भाग में हो गई हो, उनकी पार्टी जो है वो वहां सरकार चला रही हो एनडीए की, लेकिन इंडिया गठबंधन में शरद पवार के आने के बाद एक परसेप्शन ये बन रहा है कि अभी भी जो काम शरद पवार कर सकते हैं वो उनके भतीजे अजीत पवार नहीं कर सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है, और जरा सा भी डर है तो हनुमान चालीसा का जाप भारतीय जनता पार्टी खूब करती है।
यानी शरद पवार को भी अब टारगेट पर लेकर के उनके भी करीबियों और इर्द गिर्द के लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टारगेट पर रखे हुए है। और इधर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो आप समझ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के विरोध में जो पार्टियां हैं वो बार बार ये कहती हैं, उसी के आधार पर हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावे अगर बात करें ममता बनर्जी की, हम अभी और भी नाम बताएंगे और सभी नाम चौंकाने वाले हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी का सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से कभी रहा है। भारतीय जनता पार्टी और ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं और कार्यशैली भी दोनों की एग्रेसिव है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर पहले से ही उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, लेकिन अब एक और बड़ा कहा जा रहा है कि क्लू मिल गया है भारतीय जनता पार्टी के पास, जिस पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। और ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक और समन जारी किया गया है और ममता बनर्जी के करीबी नुसरत जहां हैं उनको शिकंजे में फंसाने की कोशिश हो रही है, जिससे कि ममता बनर्जी कुछ ऐसा एक्ट करें जिससे कि इंडिया गठबंधन बिखर जाए और बिखरने के साथ साथ वहां फायदा और लड़ाई दोनों आमने सामने की हो, भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर तीनों साथ रहते हैं, वाम दल, कांग्रेस और ममता बनर्जी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी पश्चिम बंगाल में। इसके आगे की कहानी मैं जानता हूं कि थोड़ा बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन इस एपिसोड में, और ये एपिसोड आने वाले समय में कालजयी बनने वाला है, क्योंकि 22 तारीख से पहले ये सारी कार्रवाइयां हो जानी है और आप उस समय याद करेंगे कि ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की बात तो आप जानते ही हैं कि वो पहले से टारगेट पर हैं और उन्हें भी कोशिश की जा रही है कि वो कांग्रेस के साथ संबंधों को विच्छेद कर ले और दिल्ली में, पंजाब में किसी भी तरह का कोई नेक्सस नहीं बन पाए, जिससे कि लड़ाई सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, चाहे जिससे भी हो। इसके अलावे सबसे बड़ी बात है कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी घेरने की तैयारी की जा रही है और उनको घेरने के पीछे तो और भी कई कहानियां हैं। उनके इर्द गिर्द उन्हें कमजोर करके, उन्हें नील डाउन करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहां अपनी सरकार भी स्थापित कर लें और भूपेश बघेल को मजबूर कर दे, जिससे कि कांग्रेस मजबूर हो जाए और राहुल गांधी जिस तरह से भूपेश बघेल को गाइड कर रहे हैं वो उनके गाइडेंस से बाहर निकल जाए। इसमें कई व्यवसायिक बातें भी हैं और कई कानूनी बातें भी हैं। इसके अलावे लालू प्रसाद की बात कर लें तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहले से ही टारगेट पर हैं। कुछ राहत दी गई थी, लेकिन उन पर भी कार्रवाई इन 5 दिनों के अंदर में होने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 18 तारीख से पहले जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो बहुमत में है और ऐसी स्थिति में बिल को पास कराने में उसको दिक्कत नहीं होगी। और ये जो लोग हैं वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो पीछे से टेबल के हो या पर्दे के पीछे से, मदद करेंगे। इसके अलावे आपको बता दें कि इन सब के साथ साथ तेलंगाना भी टारगेट पर है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर को लेकर के भी बातें की जा रही है और केसीआर की बेटी के कविता पर जिस तरह से दबिश बढ़ा है, जिस तरह से समन जारी हुआ है, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। उसके पीछे की कहानी आप समझ सकते हैं कि भले आप कहेंगे कि ये गठबंधन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये टारगेट पर क्यों है? तो ये टारगेट पर इसलिए है कि वो हिडन रूप में भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी को भ्रम में रख करके और इंडिया गठबंधन के नेताओं की मदद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ उनके बेहतर रिश्ते हैं, उनका रिश्ता अरविंद केजरीवाल से भी है। इसके अलावा कई नेता हैं जिनसे उनका बहुत अच्छा रिश्ता संबंध रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी मिली होगी या भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि मुख्य समय में
जो विधानसभा के भी चुनाव तेलंगाना में होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि केसीआर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे, उससे पहले चेकमेट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये सारी बातें और सारी चीजों को सुनने के बाद आपको नजर आया होगा कि इंडिया गठबंधन में इतने लोगों पर कार्रवाई हो रही है। नीतीश कुमार गए हैं, नीतीश कुमार का नाम ही हम नहीं लिए, तो नीतीश कुमार कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये हर बिहारी को फख्र करना चाहिए कि नीतीश कुमार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और बेदाग छवि के नेता हैं, जिन पर हाथ रखने से हाथ जलने की बात भारतीय जनता पार्टी जानती है। लेकिन नीतीश कुमार को अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, लेकिन फंस तो गया ना, क्योंकि अंतिम चक्रव्यूह नहीं तोड़ पा रहा था। दोष उसमें अभिमन्यु का नहीं था, उसके ज्ञान का था। अब नीतीश कुमार के साथ भी वही स्थिति हो रही है और नीतीश कुमार चाहते भी हैं कि रोने से पहले आंख खुद आ जाए, कि ये लोगों को भ्रम हो जाए कि नहीं नहीं रोना नहीं चाहता था, आंख खुद आने से इसके आंख से आंसू आ रहे हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो दायरा है उसमें से कई लोग टारगेट पर हैं, कई लोगों के नाम भी आप जानते हैं, कई लोगों के करीबियों के यहां दबिश भी पड़ी है जो नीतीश कुमार के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। उन 5 रत्नों में से एक को छोड़ दिया जाए तो चारों के चारों रत्न टारगेट पर हैं। जो एक रत्न नीतीश कुमार के साथ G20 में शिरकत करने गए थे साथ में, उनको छोड़ करके बाकी सभी टारगेट पर हैं। और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि G20 खत्म हो गया, अब मोदी का मिशन 24 शुरू हो गया है। और 24 में ये बात अब साफ लग रही है कि वो लिस्ट जो हमने आपको बताई वो रेडी हो गई है। चाहे भूपेश बघेल हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद हो, सीपीएम के कई नेता हो, ललन सिंह हो, या देखिए आधा नाम बोले हैं, पूरा नाम हमने आपको बता दिया कि उन लोगों के नाम समझ लीजिए जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति को छोड़ दीजिए जो दिल्ली गए थे। तो ये साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बात तो नजर आ रहा है कि ये दर्जन भर नेता टारगेट पर हैं और ये कहीं ना कहीं जेल की यात्रा कर सकते हैं अगर बातें जिस तरह से चल रही हैं उस तरह से चलती रहें। और संजय मिश्रा को इसके लिए पूरी जिम्मेवारी दी गई है, वो खुल करके अपने काम में लगे हुए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। 2024 के चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ होना है, बारी बारी से हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार।